अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हार्डी वीनबर्ग थ्योरम देखा और उसमें हमने ये देखा था कि इसकी 4 अजम्पशंस थी। हार्डी वीनबर्ग थ्योरम कहता है कि एवोल्यूशन नहीं होगा अगर 4 अजम्पशंस कोई भी पॉपुलेशन जो है वो अडॉप्ट करती है या वो उन पर पूरा उतरती है। पहले हमने कहा था कि उसका पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, हमने कहा था कि मेटिंग रैंडम होनी चाहिए, हमने कहा था इंडिविजुअल जो है वो माइग्रेट नहीं करेंगे, ना तो वो पॉपुलेशन में जाएंगे ना वापस आएंगे, और चौथी बात हमने कहा था कि म्यूटेशन इसके अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चारों की चारों अजम्पशन जो है वो कोई भी पॉपुलेशन इसको मीट नहीं करती। लिहाजा अगर ये मीट होंगी, ये सारी की सारी जो 4 अजम्पशन हैं ये पूरी होंगी तो एवोल्यूशन नहीं होगा। हार्डी वीनबर्ग थ्योरम ये कहता है, और ये पूरी नहीं होती तो लिहाजा एवोल्यूशन डू हैपन। अब इस एवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है ये हमने आज देखना है। एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो नेचर में चलता कैसे है, किस कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो एवोल्यूशन को हेल्प आउट करते हैं इस इर्तिका के अमल को। So, evolution is neither a creative force working for progress nor dark force sacrificing individual for the sake of the group। कहना वो ये चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्शन की तरफ चीजें जा रही हैं कि ए से बी बेहतर है और बी से सी बेहतर है, सी से डी बेहतर है, तो वो कोई परफेक्शन की तरफ चीजें नहीं जा रही। दूसरा ये कि चीजें जो हैं वो डिटीरियोरेट भी नहीं हो रही, तो कुछ चीजें अच्छी बन रही हैं, कुछ जो है वो नेचर के अंदर बुरे करैक्टर भी स्टैब्लिश हो रहे हैं, कुछ अच्छे कैरेक्टरिस्टिक स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो ये रैंडम है जो नए कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, डायरेक्शनल नहीं है। एवोल्यूशन कभी भी डायरेक्शनल नहीं होता, एवोल्यूशन जो है वो रैंडम है। एवोल्यूशन में नो डाउट जो सर्वाइवल है वो फिटेस्ट का होता है एनवायरनमेंट चेंज होने के साथ साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रुप जो है वो परफेक्शन की तरफ जा रहा हो। आपने देखा है कि बहुत सारे ग्रुप जो हैं वो एक खास टाइम पे बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन वही ग्रुप जो हैं जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहते। सो इट इज नीदर ए मॉरल नॉर इमोरल। ये भी हमें हमारी बहस नहीं होनी चाहिए कि ये इज इट मॉरल और इमोरल, और इसमें जो हम रिलीजियस और अखलाकी बहसें छेड़ देते हैं। वो एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, एंड इट्स गोइंग ऑन, इट्स फॉर द परपेचुएशन ऑफ लाइफ। जिंदगी का आप समझे एसेंस है, लाइफ का एक प्रिंसिपल है और ये चलेगा। इट हैज नीदर ए गोल नॉर ए माइंड टू कंसीव ए गोल। इसकी कोई मंजिल भी नहीं है, ये रैंडमली एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है। सच गोल ओरिएंटेड थिंकिंग इज सेड टू बी टेलियोलॉजिकल। ये खास माइंडसेट की ये हो सकती है थिंकिंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट। Evolution is simply a result of some individuals in a population surviving and being more effective at reproducing than others in the population, leading to change in the gene frequencies. And this section examines some of the situations when the Hardy-Weinberg assumptions are not met. Hardy-Weinberg assumptions जहां पर नहीं पूरी होती, जहां पर नहीं पूरी होंगी वहीं पर ही evolution होगा. Situation in which gene frequencies change from one generation to the next and evolution occur. So the first one is the population size, genetic drift and neutral selection. इसमें आप एक तो हम population size के बारे में कुछ पढ़ेंगे, genetic drift के बारे में देखेंगे, Poinnier's effect क्या होता है, bottleneck effect क्या है, तो ये terms आप ज़हन के अंदर रखिएगा जब हम इसको पढ़ते जाएंगे. Chances often play an important role in the perpetuation of genes in a population, and the smaller the population the more significant chance may be. इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आप एक दफा टॉस करते हैं किसी सिक्के का तो 50% चांस है कि उसमें जो है वो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। और अगर आप वही टॉस जो है 10 दफा करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 7 दफा जो
हेड है और 3 दफा टेल है, ये भी पॉसिबिलिटी। अब 50% नहीं रहा। सो दिस इज बेसिकली चेंज। और अगर यही टॉस आप 50 लाख दफा करते हैं तो फिर 50-50 पे चला जाएगा, फिर बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा, जो हम लार्जर पॉपुलेशन की बात की थी। सो ये आप समझ सकते हैं। सो fortuitous circumstances such as chance encounter between reproductive individuals may promote reproduction. Some traits of a population survive not because they convey increased fitness, but because they happen to be in gametes involved in the fertilization. Gametes में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो फिट है, बस gametes अगर एक ख़ास एलील वाला गैमीट किसी जगह पे अगर वो 2 गैमीट्स मिल जाते हैं तो उसमें जो भी करेक्टरिस्टिक होंगे वो अगली जनरेशन में जाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो बहुत फिट हो। चांस इवेंट इन्फ्लुएंसिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन रिजल्ट इन जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये था कि जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है। Because gene frequencies are changing independently of natural selection, genetic drift is often called neutral selection. न्यूट्रल सिलेक्शन इसको इसलिए कहते हैं कि ये किसी खास डायरेक्शन में नहीं होती। और नेचर सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं, नेचर सिलेक्ट तो ऑलरेडी न्यूट्रल सिलेक्शन के बाद काम शुरू होता है कि खास एनवायरनमेंट के अंदर खास जो इंडिविजुअल हैं वो बेटर रिप्रोड्यूस करते हैं। जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उनका किसी परपेचुएट करना है किसी लील का, वो न्यूट्रल है, वो बाई चांस है मोस्ट ऑफ द टाइम। The process of genetic drift is analogous to flipping of a coin. ये वही उसने एग्जांपल दे दी है और ये हम कर चुके हैं, इसको हम काफी बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है जी। यहाँ ये इस फिगर को ये इसमें आप देखिए दो केसेस उसने कंपेयर किए। एक केस है जिसमें जो अलील हैं वो डोमिनेंट अलील ए है और रिसेसिव अलील स्मॉल ए से उसने इसको शो किया है। ठीक है। और ये ये जो आपके यहाँ ये फिरोजी कलर में और ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, ये फिनोटाइप है। जीनोटिपिकली दे आर डिफरेंट। आप देखें ये 3 जो हैं ये ज़ाहिर है इनकी फिनोटाइप एक है और इसकी डिफरेंट है, इसकी फिनोटाइप सेम है और इसकी डिफरेंट है। तो इसलिए उसने जो रिसेसिव अलील हैं उनको खास कलर से और जो डोमिनेंट है उनको खास से दे दिया। तो दो बेसिकली हमारे पास केसेस हैं। एक केस जो है उसमें बाई चांस अलील्स जो हैं वो जब गैमीट्स के अंदर जाते हैं तो गैमीट्स की जो कॉम्बिनेशन है वो बाई चांस एक गैमीट जो है वो दूसरे से जब वो मिलता है तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो सबसे पहले मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। अब देखें इसमें 4 इंडिविजुअल हैं और इसमें 3 जो हैं वो फिनोटाइपिकली एक जैसे हैं, एक जो है वो रिसेसिव है। इसमें एक जो है वो अगर हम जीनोटिपिकली कहें तो दोनों डोमिनेंट अलील है। इसमें एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। इनसे 4 तरह के गैमीट जो हैं वो डोमिनेंट या कैपिटल ए के बनेंगे, 4 तरह के जो हैं वो बनेंगे स्मॉल ए के। ठीक है जी। अब आप देखिए इसमें 1 2 3 4 ये हैं और 1 2 3 और 4 ये। अब ये देखिए 4 स्मॉल ए हैं, 4 ये गैमीट बन गए। अब यहाँ पर आके जरूरी नहीं है कि जो है ऑलवेज ए जो है वो ए से मिले और जो ए है ये ए से मिले। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ 2 ही टाइप है। नतीजा ये है कि ये ए से भी मिल सकता है और ये ए से भी मिल सकता है। अब F1 जनरेशन में फर्ज करें कॉम्बिनेशन हमारे पास जो ऐसा आता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ मिलता है, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ मिलता है और ये दोनों जो हैं जो रिसेसिव ए है वो रिसेसिव ए के साथ गैमीट मिल जाता है और रिसेसिव ए के साथ। तो यहाँ पर बाई चांस है, चांस सिलेक्शन। ठीक है, ये कोई पेट रूल नहीं है। हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है उसमें हेट्रोजाइगस 2 इंडिविजुअल फिनोटाइपिकली डिफरेंट और होमोजाइगस रिसेसिव 2 आ गए। अब हमारे पास देखिए कितने लील आ गए इसमें 2 जो हैं हमारे पास कैपिटल रह गए और 6 जो हैं वो स्मॉल ए या 2 जो हैं वो हमारे पास डोमिनेंट हैं और
6 जो हैं वो हमारे पास रिसेसिव आ गए। अब जब इनसे गैमीट बनेंगे तो जाहिर है दो में कैपिटल अलील आएंगे और या डोमिनेंट अलील आएंगे, और 6 में जो है वो रिसेसिव। अब इसमें भी चांस ये है कि ये सिर्फ इससे मिले और बाकी सब आपस में मिल जाए। तो अब एक कैपिटल स्मॉल ए से मिला और बाकी जो है वो आपस में मिले। तो F2 जनरेशन में सिर्फ एक इंडिविजुअल ऐसा है जो फिनोटाइपिकली डोमिनेंट है, बाकी रिसेसिव है। अब सिर्फ एक डोमिनेंट रह गया है और बाकी जो 7 हैं वो रिसेसिव है। अब बाई चांस है, देखें गैमीट से गैमीट मिलना, उसमें चांस है, जरूरी नहीं है कि जो है वो। और एक चीज और माइंड में रखिए कि रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स की फ्रीक्वेंसी आमतौर पे ज्यादा बढ़ती है। ये है तो बढ़ती तो बाई चांस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा बढ़ती है। जो कमजोर जीन होते हैं वो, लेकिन उसमें ये उस वक्त होता है जब इन ब्रीडिंग हो, जब जो इंडिविजुअल हैं सेम ग्रुप के वो आपस में इन ब्रीड करते रहे। सो अब हमारे पास सिर्फ एक जो है वो कैपिटल ए है और 7 जो है वो स्मॉल ए आ गए। ये कंप्लीटली एलिमिनेट भी हो सकता है। अगली जनरेशन में अगर सिर्फ ये आपस में गैमीट जो है वो मिले तो ये टोटली एलिमिनेट हो जाएगा। अब दूसरा केस देखें क्या है। दूसरा केस ये है कि उसी तरह का एक और हमारे पास केस है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो कुछ होमोजाइगस डोमिनेंट है, कुछ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और कुछ होमोजाइगस रिसेसिव है। अब न्यूट्रल म्यूटेशन एक होती है जो कैपिटल हमारे पास ये डोमिनेंट है और उसमें एक अलील ऐड हो जाता है। हमारे पास ये 4 हैं, तो 4 में एक में म्यूटेशन हो गई और वो ए डैश हो गया। आई डोंट नो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसको ए डैश कह लेते हैं, ठीक है। वैसे तो ये कॉमा है, ठीक है। और जब हम इसको ये जीन जो है ये म्यूटेशन से डेवलप हुआ, इसको उसने व्हाइट में शो कर दिया। अब आप देखिए कि हमारे पास 4 जो गैमीट बने हैं वो रिसेसिव एक हैं और 4 जो हैं 3 बने हैं नॉर्मल डोमिनेंट और एक जो है वो म्यूटेटेड है। अब चांस है मिलने के, ये दो रिसेसिव से मिल जाता है, आप देखें इससे भी और इससे भी, और ये आपस में, और ये जो है ये हालांकि 3 गैमीट है, सिर्फ एक जो रिसेसिव है उससे मिलता है। अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आप देखें, एक ये कैपिटल है ये, अब 2 ये हैं हमारे पास म्यूटेटेड और 5 हमारे पास ये है रिसेसिव। अब जब इनके गैमीट बनेंगे, अब ये गैमीट जो है इसमें आप देखिए कि चांस है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो कैपिटल है वो स्मॉल से मिलता है और ये आपस में दोनों गैमीट भी मिल जाते हैं और ये रिसेसिव जो, तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल डोमिनेंट अलील था वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। अब इससे जो गैमीट बनेंगे 3 जो है 1 2 3 जो है वो म्यूटेटेड डोमिनेंट अलील्स हैं और 5 जो हैं वो नॉर्मल रिसेसिव अलील। तो आप देखें किस तरह से जो अलील फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हुई है बाय चांस। इसी को ही हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी बाय चांस। इसकी एक एग्जांपल जो है उसने दी है डंकर पॉपुलेशन, ये अमेरिका में रहते हैं, खास ग्रुप है। So an often cited example of the founder fact concern the genetic makeup of the Dunkers of eastern Pennsylvania, and they immigrated from Germany to the United States early in the 18th century, and for religious reasons वहाँ पर कोई religiously ये चूँकि different sect था तो इस वजह से ये वहाँ से आ गए और माइग्रेट हो गए। हैव नॉट मैरिड आउटसाइड देयर सेक्ट, पक्के हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी जातें जो हैं, बहुत सारे फिरके एक दूसरे से बाहर शादियां नहीं करते, तो वो भी नहीं करते रिलीजियस रीजन की वजह से।
तो उसका नतीजा आप देखें क्या निकला है। नतीजा ये निकला है, so examination of certain traits, for example ABO blood group type in their population reveals very different gene frequencies from the Dunkers population of Germany. एक तो ये कि वहां सब जब जर्मनी से आए तो बहुत थोड़े लोग आए, तो सारे के सारे एलील उनके साथ आए नहीं, इस वजह से उनकी पॉपुलेशन से इनके एलीलिक फ्रीक्वेंसी और वेरिएशन डिफरेंट है। These differences are attributed to the chance absence of certain genes in the individual who founded the original Pennsylvanian Dunkers population. ये इसको हम फाउंडर फैक्ट कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल इससे पहले मैं आपको दे लूं ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ लें। एक हाइव है सपोज हनी बीज का, तो हनी बीज के हाइव में से कुछ जो बीज हैं वो अलग होके एक अलग से हाइव बना लेती हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं हाइव्स जो हैं, वहां पर फिर एक क्वीन डेवलप होती है और पूरे का पूरा एक जो है वो सोसाइटी डेवलप होती है। तो जो वेरिएशंस हैं, जो चंद एक इंडिविजुअल बाहर गए होते हैं मेन हाइव में से, तो उनके अंदर पूरी वेरिएशंस नहीं होती जो मेन हाइव्स में जितने अलील्स हैं। तो शुरू में उनका सर्वाइवल जो है वो काफी मुश्किल होता है, और उसके बाद फिर विद द टाइम उनके अंदर जो है वो ये कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि वो सर्वाइव कर सकें। A similar effect can occur when the number of individuals in a population is drastically reduced. For example, इसकी एग्जांपल उसने दी है, चीता population in South and East Africa are endangered, and their depleted populations have reduced genetic diversity to the point that even if the population are restored, they will have only remnant of the original gene pool. जो ओरिजिनल जीन पूल है उसका बिल्कुल आप देखें बहुत थोड़े से जीन बाकी, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत थोड़े बचे हैं, तो ज़ाहिर है उनके अंदर अलीलिक फ्रीक्वेंसी और अलीलिक वेरिएशंस भी तो बहुत कम हो गई होंगी ना। स्टूडेंट्स, आप अगर अलीलिक फ्रीक्वेंसी और अलीलिक वेरिएशंस को जब तक आप नहीं समझेंगे तो तब तक आपके लिए मुश्किल है कि आप इस पूरी डिस्कशन को समझ सकें। अलील्स जो हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, और जीन पूल है मजमूई तौर पे पॉपुलेशन का होता है, उसमें वेरिएशंस ऑफ अलील्स होती हैं। ज़रूरी नहीं हर इंडिविजुअल के अंदर सारे अलील हों, लेकिन जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं तो जीन पूल की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अलीलिक वेरिएशंस इन ए पॉपुलेशन, तो उसमें कुछ अलील कुछ इंडिविजुअल में हो सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल में। तो अगर चंद एक इंडिविजुअल माइग्रेट करेंगे फ्रॉम सम पॉपुलेशन तो उनके अंदर सारे अलील नहीं होंगे, वेरिएशन ऑफ अलील्स की नहीं होगी, या किसी वजह से उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बहुत थोड़े से रह जाएंगे। तो जैसे ही पॉपुलेशन का मेजर पोर्शन जो है वो खत्म होगा, एक्सटिंक्ट होगा, खत्म हो जाएगा, तो उनके साथ वो अलील भी खत्म हो जाएंगे। सो वेरिएशंस ऑफ अलील्स कम हो जाएंगे। द सेम थिंग हैपेंड विद द चीता ऑफ साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका। और अब वो ये कहता है कि उसकी पॉपुलेशन अगर पूरी भी हो जाए तो शायद उसके एलील्स जो हैं वो पूरे ना हो सके, वेरिएशन उतनी ना हो सके। दिस फॉर्म ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज कॉल्ड बॉटलनेक इफेक्ट। ये अब बॉटलनेक इफेक्ट है, इसमें अब जो अलील्स अब ये रुकावट है, बॉटलनेक कहते हैं एक रुकावट है कि अब कुछ नहीं हो सकता। सिमिलर एग्जांपल कंसर्न द नॉर्दर्न एलिफेंट सील। एलिफेंट सील है जो ये मैमल है और ये भी एक्सटिंक्शन के करीब है, which was hunted to near extinction in the late 1800. Legislation to protect the seal was enacted in 1922. Now the population is greater than 1 lakh individual. In spite of this relatively large number, the genetic variability in the population is low. क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो कम होगी ना जब शुरू में इंडिविजुअल उसके मरते गए और जब एक्सटिंक्शन, तो जो इस वक्त हमारे पास 1 लाख इंडिविजुअल हैं वो उन्हीं चंद एक इंडिविजुअल से रिप्रोड्यूस होके बने हैं, तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कम होगी। The effect of bottlenecks are somewhat controversial, and the traditional interpretation is that decrease in genetic diversity make population less likely to withstand the genetic diversity, make population less likely to withstand environmental stress and more susceptible to extinction. वो कहते हैं कि जो बॉटलनेक इफेक्ट है इस पे बहुत सारी बहस है, लेकिन मजमूई तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं
जितनी कम होंगी एक्सटेंशन के उतने ही ज़्यादा चांस होंगे, और जितनी वेरिएशन ज़्यादा होंगी सर्वाइवल के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। इसमें उसने जो एग्जांपल दी है वो ये कहा है कि जो चीता है हमारे पास, जिसकी अभी हमने जो एग्जांपल आपको दी थी इसकी साउथ एंड ईस्ट अफ्रीकन चीता की, तो वो ये कहते हैं कि उसके कब्ज को लॉयंस और स्पॉटेड हाइनास खा जाते हैं बुनियादी तौर पे, जिस वजह से वो उसकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन ये एक रीज़न है, एक एस्टेब्लिश फैक्ट ये है कि वेरिएशंस मेक ए पॉपुलेशन more you can say fit in environment, more successful in reproduction, और इसमें कोई दो राय नहीं है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और कल हम जीन फ्लो देखेंगे, और इसको आप पढ़िए भी, सुनिए भी, देखिए भी, और जहाँ पर कहीं प्रॉब्लम आए, जहाँ कहीं कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्वेश्चन कीजिए ताकि हम उसको आंसर कर सकें। थैंक यू।